बात होती है तो आमतौर पे सबसे पहले जिक्र आता है ठंडाई का। और जब ठंडाई का जिक्र होता है तो जो लोग ठंडाई के शौकीन हैं उन्हें पता है कि सबसे अच्छी, सबसे पसंद की जाने वाली ठंडाई का नाम है मिश्राम्बू। मिश्राम्बू बनारस के जिस परिवार से जन्मी, जहाँ से उसका शुरुआत हुई, उसी परिवार से आज जो हमारी गेस्ट हैं मंजरी पांडे जी, वो उसी परिवार की हैं और उन्होंने अपने बचपन से मिश्राम्बू को देखना शुरू किया है। लेकिन हम आपको मिश्राम्बू के बारे में बताने के लिए नहीं आए हैं। आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी मंजरी जी से, जिनका सफ़र बनारस से शुरू हुआ लखनऊ तक। वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, साथ उन्होंने एक बुटीक खोला लखनऊ में। एक संघर्ष के दौर में वो बुटीक, उनका जो पार्किंग गैराज होता था वहाँ से शुरू किया और आज वो लखनऊ का बहुत ही फेमस ब्रांड है M-Fab9, उसकी वो ओनर हैं, डिज़ाइनर हैं और बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मिम्फा उनका एक स्कूल है, चेन है स्कूल की, जो बच्चों को डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखाती है। तो हम आपको मिलवाते हैं मंजरी जी से। थैंक यू भैया। जितने सरल शब्दों में हमने बयान किया, सफ़र उतना सरल नहीं होता है। जी बिल्कुल। कैसे आपने शुरू किया था बनारस से, जब अपना स्कूलिंग थी? मेरी स्कूलिंग वहाँ पे कोएड में थी। जो हमारा सबसे पहले तो मैं कैसे ही हमारे घर के पास में ही एक स्कूल था, वहाँ पे डाल दिया गया था, क्योंकि हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, ये है वो है। ये होता है घर के पास जो स्कूल है उसमें डाल दो, बस इतना ही था। और तो हम लोग के घर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पंडित रविशंकर जी का, क्योंकि मेरे दादाजी पंडित रविशंकर जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और करीब 24 साल थे। और मिश्राम्बू जो है वो हमारी दादी चलाती थी अपने बेटों के साथ में मिल करके। तो जब पंडित जी का इन्फ्लुएंस था तो ये था कि बंगाली स्कूल था बगल में, तो बंगला मीडियम में उठा के, मतलब पेरेंट्स को ये भी टेंशन नहीं था कि ये बंगला मीडियम में जा रही है कि हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में, बस बगल में है स्कूल और बंगाली स्कूल है तो डाल दिया। तो मेरा एजुकेशन जो हुआ वो बंगला मीडियम स्कूल से हुआ। अच्छा। और वो गर्ल्स स्कूल था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट गर्ल्स में हमने 11-12 किया। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बॉटनी केमिस्ट्री में। और फिर उसके बाद शादी 2 साल के बाद हो गई। तो ये एक छोटा सा सफ़र था। बस बचपन से सिर्फ एक ही चीज़, कुछ चीज़ें सीखी। एक तो अपनी माँ से सीखी। माँ से ये सीखा कि हमेशा कुछ बिज़ी रहना है। उनको तो कुछ अजीब प्रॉब्लम हो जाती थी कि जैसे ही खाली होते थे उनको लगता था ये चादर काट दो, तो ये पेंटिंग कर दो, तो ये सिलाई कर दो, तो कुछ कर दो। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि आप खाली बैठे। तो वो एक चीज़ थी जो मेरी माँ ने मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरी कि बस आप खाली नहीं बैठना, खाली तो बैठना ही नहीं है। बस उन्होंने यही सिखाया। दूसरी उनकी शिक्षा ये थी कि तुम जो भी बनो उसमें बेस्ट बनो। अगर तुम एक हाउसवाइफ भी बनती हो तो तुम वो बेस्ट बनो। मतलब ये सब था ही नहीं कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है और हमको बहुत नाम करना है और क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। जिस समय हमारी शादी हुई 24 साल पहले की बात है, तो 24 साल पहले ये सब था नहीं इतना ज़्यादा कि एंटरप्रेन्योर बनना है आपको। और ऐसा कुछ एजुकेशन भी नहीं था कि जहाँ पर कि हम ये बात करें कि नहीं हमको औरतों को बहुत ज़्यादा कुछ काम करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सी ज़िंदगी थी। तो फिर ये बुटीक का दौर कैसे आया, कैसे सोचा बुटीक? क्योंकि आपने पढ़ाई तो बॉटनी और केमिस्ट्री में की। बॉटनी केमिस्ट्री में की। एक्चुअली मुझे याद है कि मैं श्रीदेवी की बहुत फ़ैन हुआ करती थी। और साथ में ये भी था कि मुझे सिलाई करके अपने कपड़े बना के पहनने का शौक था। मतलब मैं 8th क्लास में थी, तभी से मुझे ये लगता था कि मैं जो ड्रेस ये मेरे दिमाग में आ रहा है इसको सिलाई करना है। मुझे सिलाई आती नहीं थी, बस एक हाथ वाली मशीन थी। मैं पेपर रखती थी अपने ऊपर और सोचती थी यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा करके मैं बैठ के सिल विल करके पहन लेती थी। और श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया में एक हाफ वाइट एंड हाफ रेड कलर का फ्रॉक पहना था। मैंने डिक्टो बनाया, वो फ्रॉक आज भी मेरे पास है। वो मैंने पहना, फिर मेरी 2 छोटी बहनों ने पहना। उसको मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के मैंने खुद से सिल करके मैंने पहन लिया था। यानी बुटीक खोलने के पहले कोई ट्रेनिंग नहीं ली? कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन हाँ मेरी मदर ने मुझे छोटे छोटे सिलाई, उस समय उषा सिलाई स्कूल चलते सिलाई केंद्र होते थे, तो बस उसमें जैसी छुट्टियां होती थी वो उषा सिलाई केंद्र में एडमिशन हो जाता था। तो वो 1 महीने 2 महीने का वो सिलाई वाला कोर्स जो होता था वो किया। देन जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद भी हमने वहाँ पे वनीता पॉलिटेक्निक था जहाँ पे मैंने 6 महीने की, चूँकि मुझे स्टिचिंग में इंटरेस्ट था, मुझे अपने डिज़ाइन करके खुद पहनने का शौक़ था,
यहाँ तक कि आपसे ये भी मतलब आपको आश्चर्य होगा कि विदाउट एनी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने अपनी शादी का लहंगा खुद डिज़ाइन करके खुद बनाया हुआ है। यहाँ तक कि जो उसके एम्ब्रॉयडरी पैटर्न थे वो सब कुछ मैंने बड़े पेपर पे बनाया, और कोई बुटीक नहीं था बनारस में उस ज़माने में। मैंने किसी एक तरह से एक यंग सा लड़का कहीं से कुछ ट्रेनिंग लेके आया था, जिसको सिलाई कढ़ाई आती थी, पर वो बुटीक भी नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर भी नहीं था। मैंने किसी तरह उसको समझाया, 4 तरह के सैम्पल्स को डाई करवाया, इस तरह से करके मैंने अपनी शादी का लहंगा खुद डिज़ाइन करके बना करके मैं पहनी थी। और जो भी शादी में कपड़े लेके आई थी वो सब मेरे डिज़ाइन थे। इवन मेरे सारे पूरा ख़ानदान मेरे ही डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहना था। और बुटीक जब आपने खोला फिर यहाँ कैसे सफ़र आगे बढ़ा? यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा शादी के बाद। और मेरी मदर इन लॉ को जब पता चला, उनको था कि मुझे डिज़ाइनिंग और इस सब चीज़ों का शौक़ है, तो मेरी मदर इन लॉ ने उस समय मीरास पॉलिटेक्निक था और बाकी कोई इंस्टीट्यूशंस और थे नहीं लखनऊ के अंदर में। तब उन्होंने बोला ठीक है तुम एक सिलाई का अपैरल कोर्स कर लो। जब मैं अपैरल कोर्स करने के लिए गई तो वहाँ पर जो मैम थी उन्होंने बोला कि नहीं, अपैरल कोर्स की जगह तुम फैशन डिज़ाइनिंग करो, तो उसमें अब तुम्हें स्केचिंग आएगी, जो तुम्हारे डिज़ाइन आइडियाज़ है उसके अंदर आएगी। और आप बिलीव करिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट आता नहीं था। मैं बॉटनी की स्टूडेंट थी और हम लोगों में बहुत परफेक्शन नहीं देखा जाता था, हम लोग बस एक खींचतान करके बना देते थे, ये वाली चीज़ थी। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया तो मैं सीधी लाइन नहीं खींच पाती थी, ये स्केल लेकर के बैठते थे। और जैसे ही मैं कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करती थी इतनी कमियां निकाल देते थे कि लगता था कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। उसके बाद में मुझे एक्चुअली ऐसी फीलिंग आती थी। तो वो मैं अपने हस्बैंड का बहुत आभार इस चीज़ से, वो मेरे दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिक हैं और हमेशा से वो क्रिटिक रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं कहूँगी कि एक तरफ मदर इन लॉ का सपोर्ट था, फादर इन लॉ हमेशा एक सपोर्ट की तरह थे, और मेरे हस्बैंड एक क्रिटिक होने के नाते बहुत बड़े सपोर्ट थे मेरे लिए, क्योंकि वो किसी चीज़ से खुश नहीं होते थे। जितनी अच्छी से अच्छी मैं, मतलब मेरी मैम लोग खुश होती थी, मेरी डायरेक्टर मीरा तलवार बहुत खुश होती थी, सब लोग खुश हो जाते थे। ये इतनी कमियां निकाल देते थे, जो बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर्स भी होती थी उसमें भी इतनी कमियां निकाल देते थे कि मैं बिल्कुल परेशान हो जाती थी। मैं इतनी अच्छी हो गई थी बाद में स्केचिंग में बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड की वो इन्होंने इतनी स्केल मेरे हाथ में लगाए हैं कि उनकी वजह से मैं काफ़ी इतना अच्छा करने लगी थी कि अगर मैम नहीं आती थी तो मैं मैम के जगह पे क्लास लेने गई थी। तो ये भी था। और इवन मीरा मैम ने भी मुझे कुछ क्लासेस के लिए भी रखा था, जो उनकी संस्था कुछ गरीब बच्चों को सिखाती थी कुछ ऐसा, तो उनकी मैं फ्री में भी क्लासेस लिया करती थी। तो एक मैंने जो भी सीखा वहीं से सीखा उन्हीं के साथ। बुटीक का बिजनेस फिर, क्योंकि बिजनेस करना तो नहीं आता था? नहीं, बिजनेस तो मुझे क्योंकि सब तो नहीं था, पर हाँ मैंने अपनी दादी को बिजनेस करते हुए देखा था। मेरी लाइफ में जिन्हों मिश्राम्बू, पूरा मिश्राम्बू मेरी दादी दबंग लेडी थी। और मैं एक्चुअली उनसे बहुत इन्फ्लुएंस रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास कम और दादी के पास ज़्यादा रहती थी। मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ, मिश्राम्बू में मेरे जनरेशन में मैं सबसे बड़ी हूँ अपने पूरे जनरेशन में। और दादी की बहुत सरचड़ी और लाडली भी थी, और दादी के साथ रहती थी। मैं इतनी लाडली थी कि मेरी दादी, जब दादाजी टूर पे जाते थे पंडित रविशंकर के लिए, तो जब दादी फ्री होती थी तो दादी जाती थी। और हम लोग के टाइम पे होता था कि जब कोई जाता था तो बहुत सारे लोग स्टेशन छोड़ने के लिए जाते थे, मैं भी स्टेशन छोड़ने के लिए जाती थी। इतनी सरचड़ी थी कि वहीं से बैठ जाती थी ट्रेन में, उनके साथ चली जाती थी। घर आते थे चाचा लोग तो बोलते थे मंजी क्या है, मंजी क्या, मंजी चली गई। उस शहर में जाती थी तो वहाँ सर से लेके पैर तक की चीज़ें खरीदी जाती थी। तो बचपन में थोड़ा इस तरह से बीता, लेकिन दिमागी तौर पे बैलेंस रही हमेशा, बहुत लाड प्यार रहा। और दादी को मैंने एक बिजनेस करते हुए देखा। आपने बिजनेस बुटीक के दौर में ही शुरू किया? हाँ, तो चूँकि आप जब छोटे होते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पे असर नहीं हो रहा है। जब आप बड़े होते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे ये ज़रूर आता है कि अनकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं पे बैठा हुआ है। वैसे ही बिज़नेस मेरी दादी को जो पैटर्न मैंने देखा करते हुए, जिस तरह से मतलब बनारस में उस ज़माने में एक होल्ड था मेरी दादी का, जहाँ पे लोग डरते भी थे, यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी डरता था, मतलब इस तरह से उनका होल्ड हुआ करता था। तो वो चीज़ एक मैंने दादी का तो ज़रूर देखा था। जब मैं यहाँ आई, जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया 2 साल, बहुत मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ पर। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि मैं अपनी बुटीक
कुछ, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बुटीक एक्सपोजर नहीं नहीं होते। था, बुटीक भी नहीं थे, एक्सपोजर भी नहीं थे, यूट्यूब और इतना सारा सोशल मीडिया भी नहीं था। आपको जो भी करना था वो अपने माइंड से करना था, आपको कहीं पे भी चीज़ें बहुत हेल्प मिलती नहीं थी। आज क्या है, एक डिज़ाइनर बनना बड़ा आसान है, आप 4 तरह के डिज़ाइन लीजिए, उसको इधर का उधर का मिक्स करिए, डिज़ाइनर आप बन जाते हैं। पर हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे था कि जो भी आपको सोचना है वो आपकी सोच अपने होनी से चाहिए। सोचना। तो ये वाली चीज़ थी। उस ज़माने में मैंने 1 ज़िप साड़ी इंट्रोड्यूस की। हमारा कलेक्शन 2000 के नाम से हमने पहले तो हमने एक बुटीक डाला, और बुटीक में चूँकि मुझे बहुत मज़ा तो नहीं आता था, क्योंकि वो रोज़ का ये छोटा वो बड़ा, वो छोटा वो बड़ा, वो सब मेरे बस की बात नहीं थी। और उस लेवल पे काम करना, और वो एक छोटा सा गैराज था, हम लोग 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे, तो जगह भी नहीं थी। लेकिन जो भी था, मेरे फादर इन लॉ ने बहुत कोशिश की कि अंडरग्राउंड कुछ बनवा दे जहाँ पे बुटीक हो सके, लेकिन वो दीवार नहीं खड़ी हो पाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो सपोर्ट मुझे फैमिली का बहुत ज़्यादा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस जगह पे फिर ये हुआ कि चलो गैराज के पास में 2-4 मशीनें रख के मैंने बिना किसी एक्सपीरियंस के मैंने काम शुरू किया। फिर ये हुआ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो गए, अब सेल कहाँ करूँ, कैसे करूँ, ये समझ में नहीं आता था। तो ये हुआ कि कलेक्शन 2000 था, तो कलेक्शन 2000 का नाम से एक एग्जीबिशन कर लेते हैं। तो उस समय मैंने ये सोचा कि हाँ चलो एग्जीबिशन ये हो जाता है। ये भी नहीं था कि प्रिंटिंग के पैसे नहीं है या कुछ है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ, उन लोगों ने वाइट कपड़े के ऊपर पूरा लिखा, आलता वालता ले करके लिखा, ये भी नहीं, पेंट बैकड्रॉप बनाया, उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक स्किल को उसमें दिखाया। तो कुछ ऐसा नहीं था कि वो फैशन कलेक्शन लॉन्च हुआ। हाँ, तो वो मेरा 1-2 दिन का एग्जीबिशन था। उसमें मैंने 1 ज़िप साड़ी इंट्रोड्यूस की थी, और 1 ज़िप साड़ी अपने आप में एक अनोखी थी उस ज़माने में। क्या खासियत थी, आप बताइए। वो पूरी स्टिच साड़ी थी। अच्छा। आज के ज़माने में ये बहुत कॉमन है, लेकिन अगर मैं 2000 की बात करूँ, आज 2021 है, यानी कि 21 साल गुजर चुके हैं। तो उस ज़माने में वो 1 ज़िप साड़ी पूरे लखनऊ में एक तहलका मतलब किसी को मचाया ये था। नहीं पता था कि आप एक चेन पे साड़ी पहन सकते हैं। हाँ, उसके लिए मतलब कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं था लखनऊ का जो आया नहीं था मेरा इंटरव्यू करने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो पूरे हाफ पेज का कवरेज निकाला था, और उसकी वजह से लखनऊ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दुबई फेस्टिवल के लिए एज ए डिज़ाइनर सेलेक्ट किया था गवर्नमेंट की तरफ से, कि दुबई फेस्टिवल में मैं एज अ डिज़ाइनर वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाई, क्योंकि कुछ हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स थे जिसका ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, तो जिसकी वजह से, और 1 महीने जा कर के वहाँ पर रहना था, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। वो एक अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो गई थी, लेकिन वो बहुत ही ह्यूज सक्सेस था। मेरे जितने गारमेंट्स बने थे सारे सेल हो गए थे। 2 ही दिन का एग्जीबिशन था, लेकिन बहुत लोग आते थे, बोलते थे कि सोचते थे कि कहाँ पे है एग्जीबिशन। जब देखते थे गराज में एग्जीबिशन है, तो वो लोग बोलते थे आपने गराज में एग्जीबिशन किया। और जो मेरा कौन थे वो बीजेपी के, अब देखिए कलराज मिश्र जी कलराज मिश्र जी उसके इनॉग्रेशन के लिए आए। अच्छा। क्योंकि वो गैराज में ही हाँ। वो गैराज में मतलब ये भी सोच नहीं थी कि तो उस समय वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। हाँ, उस समय वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और मेरे फादर इन लॉ से बहुत अच्छे, हम लोग की एक्चुअली फैमिली कुछ काम से। तो ये हुआ कि किसको बुलाया जाए, तो ये हुआ कि कलराज मिश्रा जी आ जाएंगे। तो कलराज मिश्रा जी आए उस गैराज में रिबन काटने के लिए, तो वो भी एक अपने आप में एक अच्छा, मैं इतना सिंपल तरीके से था कि मुझे कुछ बहुत वो नहीं लग रहा था। मुझे ठीक है, गैराज में मेरे तो ड्रेसेस अच्छी होनी चाहिए, मैं गैराज में तो क्या हुआ, तो ये वाली चीज़ थी। लेकिन जो रिपोर्टर्स आते थे वो बड़ा डिसअपॉइंट होते थे। वो सोचते थे कि इतना हाइप क्रिएट है, ये कहाँ पे एक्सिबिशन है, एक्चुअली ये वाली चीज़ थी। तो बुटीक के बाद फिर आपने मिम्फा खोला, म्यूजिक, हाँ, बुटीक के बाद परफॉर्मिंग आर्ट। एक्चुअली बुटीक के बाद मैंने उस बुटीक को बंद भी कर दिया। वो तो एक सक्सेस था ज़रूर, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरा मन नहीं लगता था, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वो रोज़ औरतें आके मेरे सर पे पटक के जाती थी, कभी ये छोटा कभी वो बड़ा। तो मैंने सब, और इत्तेफाक भी ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ चोरी भी हो गई थी, मेरे काफ़ी प्रोडक्ट्स चले गए थे। चूँकि गैराज था, एक सर्वेंट क्वार्टर था, उसी में मैं अपना सामान रखती थी, बड़ा इजी था। चूँकि कॉर्नर का मकान था, आराम से ताला वाला तोड़ करके मेरा सामान चला गया था।
तो उससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी और मैंने बंद करने का उसका फ़ैसला कर लिया था। लेकिन मैं कभी भी बैठी नहीं, कभी भी खाली नहीं रही। फिर आपने मिम्फा खोला? फिर मिम्फा नहीं, ऐसे नहीं खोला। अच्छा। मिम्फा एक्चुअली उसमें ये स्टोरी है कि मैं कुछ काम तो करती रहती थी, आर्ट वाला काम करती रहती थी। तो चूँकि मेरे अंदर में चूँकि मेरी माँ ने मुझे इस तरह से ट्रेनिंग की थी कि मैं किसी भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को देख करके बना लेती थी। चाहे वो सॉफ्ट टॉयज़ हो, अगर सॉफ्ट टॉयज़ के कटिंग्स हैं तो मैं उसको देख करके मुझे पता है किसको कहाँ पे जोड़ना है, मैंने बना लिया। इस तरह से कोई भी हैंडीक्राफ्ट आइटम आप मेरे सामने रख लेंगे तो मैं एक दो घंटे उसको देखूंगी और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। तो जब मुझे ये एक इनबॉर्न टैलेंट था कि मुझे हैंडीक्राफ्ट आइटम, चाहे वो सिरेमिक का हो, चाहे ग्लास से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो फिर ये हुआ कि चूँकि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चला था, मेडिकली मुझे उस ज़माने में, अब तो सब चीज़ें बड़ी इजी हो गई हैं, उस ज़माने में मुझे बच्चा नहीं हो सकता था। ये था कि एक मेरे साथ एक ड्रॉबैक था। उसके साथ ये था कि आप कहीं पर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी भी सिर्फ इंडिया में, बॉम्बे में होता था, वो भी सक्सेस रेशियो उसका नहीं था। तो मैं कुछ परेशान रहती थी उस टाइम पर। फिर ये था कि चलो मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बच्चों को सिखाती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया था रिपल्स क्रिएटिव क्लासेस के नाम से। अच्छा। पहला नाम था रिपल्स क्रिएटिव क्लासेस का, बस इतना छोटा सा बोर्ड था, 1.5 फीट का बोर्ड था। तो नाम कैसे आया था? बस ऐसे ही, पता नहीं कहीं पढ़ रही थी, कुछ था, तो बस ये था कि रिपल्स का मीनिंग अच्छी होती है, तो चलो रिपल्स क्रिएटिव क्लासेस के नाम से एक बोर्ड टांग दिया। और साथ में मैं उस टाइम पर चूँकि मैं हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम से आई थी, तो मैंने अपने आप से, मुझे फिर ये था कि और मेरे हस्बैंड सब लोग बहुत इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ना, इंग्लिश नॉवेल्स, ये वो, हम लोग बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल थे। ये बिल्कुल इंग्लिश वाले, मैं बिल्कुल हिंदी वाली, और शिवानी पढ़ने वाली, प्रेमचंद पढ़ने वाली, मैं इस तरह की थी। और वो सारे मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स, मैं किशोर कुमार, जगजीत सिंह, वो अंग्रेज़ी। तो मैंने उस टाइम पर बहुत मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं इंग्लिश सीखने के लिए, चीज़ों के लिए। मैंने एक टीचर, खुद ही गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया, तो एक लेडी थी बहुत ज़रूरतमंद थी, उनसे मैं फिर इंग्लिश सीखने लगी। वो मेरे घर आती थी क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उनके साथ में बैठ के इंग्लिश क्लासेस करने लगी और उनके साथ इंग्लिश क्लासेस करती थी। तब उन्होंने ही मुझे उस टाइम पर, एक्चुअली वो उन्हीं का आइडिया था कि यू हैव दिस टैलेंट मंजरी, तो तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर टैलेंट है, तुम किसी चीज़ को देख के, तो एक्चुअली शी एनकरेज्ड मी कि वो तुम इस चीज़ को करो। तो मैंने बोला कि हाँ ये आप ठीक कह रहे हो। तो मैंने बस एक बोर्ड टांगा, बस उन्होंने कहा और दूसरे दिन मैंने बोर्ड टांग दिया। मैंने बोर्ड टांग दिया और उनके जानने में डॉक्टर शालिनी भसीन, जो भसीन है, उनके 2 बच्चे उनके जानने में कुछ ऐसे थे, और सिमरन सानी के, वो मुझे जानते थे उस समय। सिमरन सानी की भी एक उसमें बढ़ती हुई बिजनेस में आ रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि सिमरन सानी भी आई थी, मुझे तो याद नहीं, पर सिमरन अक्सर इस चीज़ को मुझे मेंशन करती है, पर एक्चुअली मुझे उससे मेरा कब कॉन्वर्सेशन हुआ मुझे बहुत याद नहीं आता है। लेकिन मुझे याद है कि डॉक्टर शालिनी भसीन अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं से ढूंढते ढूंढते आई कि मंजरी पांडे से मिलना है। तो मैं उनको नहीं जानती थी, जो कि डॉक्टर शालिनी भसीन का बहुत नाम था। तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर शालिनी भसीन हूँ, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। जब आप किसी को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने उनको बिठाया अपने बरामदे में, 2 कुर्सी पे बिठा दिए, बोले उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। आज भी वो बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज भी डॉक्टर अवनी भसीन मेरे फेसबुक पे उसने अभी एक ग्रैटिट्यूड मेरे लिए डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको आज भी मैं एज ए टीचर याद हूँ। तो वो दोनों बच्चों को लेके आई, बोले कि किसी ने बताया कि तुम यहाँ पे कोई एक यहाँ पे क्लास है और तो मेरे बच्चों को सिखा दो। वो 2 बच्चे पहले बच्चे थे, अगर मैं उस तरह से बात करूँ तो वो 2 मेरे पहले बच्चे थे जो रिपल्स क्रिएटिव क्लासेस में वो एडमिशन के लिए आए थे। आज जितने मेरे बच्चे थे, उस ज़माने के सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे भी हो गए, लेकिन सब मेरे से जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू में। तो वो लोग फिर मेरे साथ क्लासेस करने लगे। चटाई बिछती थी उसी गराज, वो जो पोर्टिको था खुला, मतलब जो बुटीक का गराज था, वही गराज में था, वो बंद भी नहीं था, वो ओपन था, ओपन स्पेस था, बस एक पोर्टिको था, बस उसके नीचे तपती हुई ज़मीन, चटाई बिछ जाती थी, उसी चटाई के ऊपर बच्चे आ जाते थे। आप बिलीव करिए कि 2 बच्चों ने एडमिशन हुआ और डॉक्टर शालिनी भसीन ने इतने लोगों को बताया, वो इतनी इम्प्रेस्ड होकर के गई। फिर बाद में जो मेरी मैम थी जो मुझे इंग्लिश सिखाती थी,
बोले डॉक्टर शांति भसीन आई थी। तब मुझे उनके बारे में पता चला कि उनका ओहदा कितना बड़ा है। उनके बच्चे इतने स्वीट, मतलब उनके इतने स्वीट बच्चे। फिर मेमफा की तरफ आप कैसे बढ़ी? फिर ये सब तो हमारा था, वो चल रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दूसरा मकान हमने लिया, क्योंकि देवर की शादी होने लगी, ये सब था। फिर देवर की भी शादी हो गई। और डांस एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिससे कि मुझे फियर था, जो मेरे लिए नाइटमेयर की तरह था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, बस एक डांस आ जाता तो इसके अंदर। मैं इतनी डरी सहमी रहती थी। मेरे को जैसे ही डांस या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था, मैं कहीं सोचती थी कोना पकड़ने के लिए या कहीं पर्दे के पीछे। मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती थी, पर मैं फ्रंट पे बहुत डांस तो खैर मुझे आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो फिर एक बार हमारे घर के नेक्स्ट डोर नेबर के यहाँ शादी थी, और जब मैं मिराज कर रही थी तो मेरी बुआ की बेटियों ने मुझे किसी तरह वहाँ पे कंपल्सरी था, हाँ किसी तरह वहाँ पे कंपल्सरी था कि आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है। तो अब मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना गाना आता था ना डांस आता था, क्या करूँ। तो मेरी बुआ की बेटियों ने बीड़ा उठाया कि आपको हम एक गाना रटवा देंगे, आप बस कर दीजिएगा। तो वो हीरा रोड का गाना था, आजा मोहरे राज कबर में तनु पुकारो रे। इसी गाने पे बेचारी दो छोटी छोटी मेरी छोटी बहनें हैं, बेचारी पूरी जान लगा के उन्होंने मुझे रटवा दिया था उस गाने को। तो मैं जहाँ भी जाती थी वो एक अपना कैसेट लेकर के जाती थी, क्योंकि मुझे उसके अलावा हिलने भी नहीं आता था। वही लगा के डांस करती, जो कोई कहता था मैं बस उसको लगाती थी और डांस कर देती थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मेरे नेक्स्ट डोर नेबर के यहाँ शादी हुई तो मैं वो कैसेट ले जाना भूल गई। अब वहाँ पे लोग बोलने लगे, मुझे तो आता ही नहीं था, मुझे तो वो बाराती डांस भी नहीं आता था। या ये कह लीजिए कि मैं इतना डरती थी कि मैं बाराती डांस भी करना नहीं चाहती थी। तो फिर अब मुझे बड़ी उस दिन पता नहीं कि मुझे बहुत इंसल्ट लगी। मैं घर लौट के आई, मैं बहुत देर तक छत पे बैठी रही, सोचती रही कि क्यों मैं भागती हूँ किसी भी चीज़ से। अगर मुझे नहीं आता है तो मुझे इसको सीखना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से उस दिन बड़ा दिमाग में मंथन हुआ और इंसल्ट फील हुआ। एक्चुअली पहली बार मुझे कहीं इंसल्ट फील हुआ कि क्यों मतलब नहीं आता। तो फिर मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी मुझे डांस सीखना है। बोले कि फिर एक टीचर थी तो उन्होंने वो जानने में थी, तो फिर मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि अच्छा उनके यहाँ चली जाओ और जाकर के उनके यहाँ से डांस 2-4 फिल्मी गाने पे सीख लो, शादी वादी में डांस करने के काम आ जाएगा। तो जब मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने बोला कि मंजरी तुम तो आदमियों की तरह डांस करती हो और तुम्हारा तो बिल्कुल ग्रेस ही नहीं है बॉडी में। अब सोचिए कितनी बेइज्जती भैया, मतलब मैं। और उसके पहले मैंने वो घनन घनन घेर घेर आए बदरा, इस गाने पे मैंने किसी को डांस करते हुए देखा था, और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कभी मैं ये डांस करूँगी और उसको परफॉर्म करूँगी या मैं इतने लोगों को सिखाऊंगी। तो मेरे लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था। तो जब पहले दिन मैं अपनी उस टीचर से मिली तो मैंने उनको ये बोला, और वो बेचारी मुझे एक स्टेप न सिखा पाए। वो एक गाना भी घनन घनन घेर घेर आए बदरा, आप सोचिए कितना खूबसूरत गाना। अब वो तो मतलब तब उन्होंने बेचारी गिव अप कर दी। बोले तुम ऐसा करो, तुम भरतनाट्यम पहले सीखो, थोड़ा बॉडी में ग्रेस आए उसके बाद। और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा नफरत डांस से। मजेदार बात ये भी मतलब मुझे तो डांस नहीं आता, बेइज्जती अलग से लग रही थी, पति देव को पसंद नहीं कि गाना गा लो, ये डांस वांस क्या होता है। तो फिर मैंने मेरा बेटा जो कि हो चुका था, तब की बात है, मेरे बेटे को तो मैं वहाँ पे मेरे सिंगिंग के टीचर थे, मैंने सोचा कि अपने बेटे को गाना सिखाऊं। मैं चुपके चुपके वहाँ पे भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दी। तो मैं हमेशा ये कहते थे तुम्हारा ये डांस क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है। करते करते मैंने फॉर्म भी भर दिया, मैंने वो सब भी हो गया। फिर मैंने एक दिन सोचा जब बम फोड़ ही देती हूँ तो फिर मैंने इनसे बोला अच्छा उनको थोड़ा, अच्छा हम लोगों में पहले, अब तो खैर इनको बहुत प्राउड फील होता है मेरे हर अचीवमेंट में, लेकिन होता क्या है कि हम लोग बहुत पहले की बात है, उस ज़माने में चीज़ें उतनी बाउंडिंग नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें भी थी कि नहीं ये नहीं, उस ज़माने में लेडीज़ के लिए पता था कि हाउस वाइफ है तो क्या ज़रूरत है डांस करने की, मतलब काइंड ऑफ इस तरह सा भी। लेकिन बाद में उसी चीज़ के लिए वो मेरे को प्राउड भी फील करते हैं कि तुमने अपनी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कहा जाए कि जिसको डांस करना नहीं आता था, मेमफा के जरिए उसने इतने लोगों को डांस सिखाना शुरू कर दिया। और फिर मैंने भरतनाट्यम सीखा। फिर उसके बाद मैंने ज्ञानेंद्र बाजपेयी जैसे एक्चुअली मेरे गुरु वही हैं, जिनसे मैंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग बाद में ली, अच्छे तरीके से डांस की। पूरा भरतनाट्यम अगर बात करूँ तो मैंने
जो पूरे फुल फ्लैश तरीके से श्री ज्ञानेंद्र वाजपेयी जी से ही मैंने सीखा, और उन्हीं के अंडर में मैंने अपना पूरा मास्टर्स किया। और प्रमोद उपाध्याय सर से मैंने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली, और मेरे बेटे के साथ साथ मैं और मेरा बेटा हमेशा एक ही क्लास में होते थे। तो ये भी था, मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट आता था और मैं हमेशा सेकंड आती थी। ये भी बहुत मज़ेदार सी बात है कि सिंगिंग में, क्योंकि सिंगिंग मैंने सिर्फ मेरे हस्बैंड को चैलेंज करने के लिए सीखा था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझे बहुत बेसुरा बोलते थे और बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैंने कहा कि मैं सीखूंगी और मैं स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो वो अलग बात है भैया कि मैं 2 सपोर्ट के साथ मैंने स्टेज पे, मतलब हर चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया और उसको प्रूव किया। मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं किसी भी खराब समय पे अपने आप को गिव अप नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि नहीं, आप जिस चीज़ से डरोगे वो चीज़ उतना डराएगी, तो आप उसको फेस करो कहीं ना कहीं पर। और फिर मैंने घनन घनन गिर गिर आए भद्रा पे भी डांस किया, और बहुत खूबसूरत तरीके से किया। मेरे उस गाने को हमेशा याद भी किया जाता है, और मैंने बहुतों को सिखाया भी, बहुत सारे लोगों को सिखाया। आज भी जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ तो ये मेरे लिए चैलेंज था, ये मुझे याद आता है। और लोगों को भी यही मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, आप डरो मत, आप भागो मत। मैं अपने बेटों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ। फिर मिम्फा की शुरुआत फिर मेरे से हुई कि एक लेडी आई, क्योंकि वो गैप हो गया था, फिर एक लेडी आई। तो हम मिम्फा की शुरुआत में, वो बच्चे मेरे लिए पहले बच्चे हैं। रिपल्स में अलग था, अलग, रिपल्स में अगर डॉक्टर शालिनी भसीन के बच्चे मेरे पहले स्टूडेंट थे, तो मिम्फा में मेरे 3 लड़कियां थीं जिनसे मेरे मिम्फा की शुरुआत हुई। वो लेडी आई, मेरे फादर इन लॉ ने, एक्चुअली मिम्फा की शुरुआत यहाँ से हुई कि कॉलोनी का एक होली का फंक्शन था। तो मेरे फादर इन लॉ ने कॉलोनी की मीटिंग में ये रिकमेंड किया कि अरे मेरी बहू बच्चों को सिखा देगी, वो थोड़ा बहुत ऐसे करती है, सीखती है, सिखा देगी। तब वो होली के प्रोग्राम के लिए कॉलोनी वालों ने ये अप्रोच किया कि अच्छा ठीक है, बच्चों को सिखा दो। बच्चों को सिखा भी दिया मैंने। बच्चों के 7 प्रोग्राम होली के लिए तैयार किए। मैं एक ही गाने को 10-10, 20-20, 30-30 बार देखती थी, फिल्म के गानों को, और मैं उससे पहले लर्न करती थी, फिर मैं बच्चों को सिखाती थी, और फिर बच्चों को तैयार भी मैंने किया। उस पूरे प्रोग्राम का संचालन भी मैंने किया। अच्छा। तो वो मेरे फादर इन लॉ की वजह से ये मैंने किया था। उसके बाद जब वो लेडी, उसके बाद क्या हुआ, वो जब होली का प्रोग्राम किया तो कॉलोनी के लोग आ गए कि मेरे बच्चों को क्लासेस करा दो, ये करा दो। तो मैं फ्री में सिखाती थी। मैं इनिशियली में पैसा नहीं लेती थी। पहले आपने घर में सेंटर खोला मिम्फा का, और उसके बाद गोमती नगर, आलमबाग, हाँ, और इंदिरा नगर, हाँ, ये अलग 4 सेंटर, ये 4 सेंटर्स हमने खोले। तो इस तरह से वो 3 बच्चे जो हमारे थे, उनसे मिम्फा की शुरुआत हुई। वो लेडी ने ये बोला कि मंजरी बस तुम्हें देखने से ये लगता है। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं सिखाती वखाती नहीं हूँ। बोले मैं भरतनाट्यम नहीं सिखाती, मैं फिल्मी गानों में कॉलोनी के बच्चे आ जाते हैं, मैं उतना सिखा देती। बोले नहीं, मुझे तुम्हें देखने से लगता है कि तुमसे अच्छा गुरु मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। तो गीता वर्मा नाम है उनका, और निधि और सिद्धि नाम से ये 3 लेडीज़ थी। मैंने गीता वर्मा ही मेरे पास आई थी, मैं उनको भाभी बोलती हूँ। तो उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ बोली, और उसके बाद फिर वो बोली कि मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उनके भी बच्चे तुम्हारे पास हैं। इस तरह से एक मिम्फा की शुरुआत हुई। और मंजरीज इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव क्लासेस पहले था उसका नाम, फिर बाद में मंजरीज इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स उसका नाम रखा गया। इस तरह से मैंने उसकी स्थापना की, और बच्चे हमारे पास कॉलोनी से और एक पूरे लखनऊ के बच्चे तो फिर धीरे धीरे सभी जगह से आने लगे। चूँकि मैं बहुत डेडिकेटेड टीचर रही हूँ, तो इसलिए एक ही महीने, मतलब 1 महीने भी नहीं, 15 दिन के अंदर मेरे पास 60 बच्चों का एडमिशन हुआ था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो 60 बच्चों का एडमिशन के साथ मैं अकेले ही हैंडल करती थी, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था। फिर बाद में मिसेस सिंह आई, फिर वो मेरे साथ जुड़ी, फिर एक लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। अच्छा, 4 सेंटर्स हमने बनाए। जो बुटीक आपने पीछे छोड़ा था, वही आगे आके M.Feb 9 और वहाँ कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल। उसके बाद जब मिम्फा अच्छे से चलने लगा, मेरी पूरी टीम तैयार थी, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे से देखते थे, मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से देखता था। तो फिर मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत उसमें देखने के लिए था नहीं, शाम को 1-2 घंटे क्लासेस होती थी, और खाली आपको बैठना नहीं फिर था। खाली मैं बैठ नहीं सकती थी। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो फिर हस्बैंड ने, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स करना शुरू किया कि तुम इसको, मैं भी इसको एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस की तरह देख सकता हूँ, बट नॉलेज तुमको है। लेकिन उसमें एक बहुत लंबा समय बीत चुका था। ये है 2017 की बात, तो 17 साल तो ऐसे ही बीत चुके थे मुझे वो काम को बंद किए हुए। और 17 साल में पूरी दुनिया बदल चुकी थी। सब कुछ आपको नेट पे और सब जगह अवेलेबल था। कपड़ों के नाम बदल चुके थे, सब कुछ बदल चुका था।
तो मैंने पहले 6 महीने तक तो मैंने उस पर अपना काम किया। उसके बाद जो दोनों मेरे मैनेजर्स थे जो मेरे मिल्फा को देखते थे, फिर मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, मैंने उनको सिखाना शुरू किया कि तुम लोग थोड़ा सा मेरे साथ इस चीज़ को देखो। तो इस तरह से मैंने उनको करना। तो इनिशियली मैं अकेले काम करती थी। मैंने मंजरिया फैशन हब के नाम से एक मैंने प्रोप्राइटरशिप कंपनी मैंने बनाई। उसके बाद मैं अकेले जूझ रही थी। उसके बाद मुझे ODOP से मुझे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, योगी जी की तरफ से मुझे बिना किसी कोलेट्रल के 10 लाख रुपए मुझे मिले, जो एज अ लोन मिला मुझे। और उस लोन से मुझे बहुत हेल्प हुआ। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि लोग सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है या कुछ इस तरह की बातें भी होती, पर मेरी फ़ोटो भी है। इवन मेरे बैंक में मेरी फ़ोटो बड़ी सी लगी हुई है। वो इतने खुश हुए थे कि योगी जी के साथ मेरी फ़ोटो थी। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगा था कि योगी जी ने 10 लाख रुपए मुझे गिफ्ट किए। तो गिफ्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको उसका भरना पड़ता है आपको उसको। लेकिन हाँ, मैं आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ तो उससे आपकी शुरुआत हो सकती है। उससे मेरी शुरुआत भी हुई और वो बिना कोलेट्रल आपको 10 लाख रुपए मिले। मैंने तो उसको काम पे लगाया, लेकिन सर साथ में बहुत सारे लोग उस पैसे को लेके भाग भी गए, ये भी हुआ। तो वो भी एक गलत चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है तो आपको उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने MFH स्टार्ट किया और हम फिर धीरे धीरे, बहुत लंबी स्ट्रगल है मेरी, फिर उसमें बहुत उठा पटा, बहुत सारे स्ट्रगल है। कई बार मैंने गिव अप भी किया, जो कि गिव अप करने वाला मेरा नेचर नहीं है, लेकिन दिन रात की नींद उड़ गई। फिर भटकते भटकते तब एक वी मोर यहाँ पे था, उसके 7 आउटलेट्स थे। तब उनके साथ हमारे टाई अप हुए और उनके सारे आउटलेट्स के लिए मैं बल्क प्रोडक्शन करने लगी और उनको हम सप्लाई करने लगे। बाद में वी मोर को ही वी मार्ट ने परचेज़ कर लिया। तो उसमें हमारा अलग से पूरा काउंटर हुआ करता, सेक्शन हुआ करता था। तो इस तरह से फिर हमारी शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और हमने इसको, मैं एक्चुअली गिव अप करने लगी थी क्योंकि वो रोज़ का आपका पैसे का GST ये वो। अच्छा, आशीष बहुत बिजी थे अपने काम में, मैं उनको फोर्स कर रही थी इस काम में आने के लिए, लेकिन वो बोलते थे कि वो एक ट्रांसफार्मर लाइन से और ये कपड़े की लाइन, बोले मेरा तो वास्ता ही नहीं है इस चीज़ से, मैं इसमें क्या देखूँगा। तो वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं थे, जो कि उन्हीं के एनकरेजमेंट से मैंने ये काम शुरू किया था। लेकिन वो भाग लिए थे, मुझे फंसा दिया एंड देन वो भाग लिए। तो वो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी और कुछ एक दो ऐसे धोखे मिले थे जहाँ मेरा बहुत पैसा ब्लॉक भी हो गया था। तो उस जगह पर उसी समय कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। फिर हम लोग, मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको बंद कर लूँगी और उसी वक्त हम लोग लंदन गए थे। जब लंदन में गए थे, मैं इनको कंटिन्यूस 6 महीने से पुश कर रही थी कि तुम इस बिजनेस में आओ। तो लंदन गया तो वहाँ पे मेरी नन थी, उसको भी मैंने काफ़ी कहा कि इनको किसी भी तरह से कन्विंस करो कि मेरे साथ ये काम करें, अदरवाइज़ मैं ये काम बंद कर दूँगी। क्योंकि अब मैं फाइनेंस भी देख लूँ, मैं अकाउंट्स भी ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, प्रोडक्शन भी देख लूँ, डिज़ाइनिंग भी देख लूँ, तो ये मेरे बस की बात नहीं हो रही है और मैं बहुत, मेरा मेंटल प्रेशर बहुत हो रहा। तब हम लोग वहाँ पे एक ब्रांड था जो एक पाकिस्तानी ब्रांड था, वो इनको काफ़ी अच्छा लगा। तब इन्होंने बोला कि देखो, जितना मैं समझ पाता हूँ, जो तुम बनाती हो वो तुम्हारा टेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हो रही थी, सस्ते से सस्ता चाहिए, 200 रुपये में कुर्ती चाहिए, 150 रुपये में कुर्ती चाहिए, तो मैं वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो वो एक मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत था, क्योंकि मेरा टेस्ट अलग था, मेरा वो खादी हैंडलूम ये वाला टेस्ट था, मैं वही पहनती थी और मैं बनाती कुछ और थी, पहनती कुछ और थी। तो वो मेरा मेंटली मैं उस चीज़ के लिए फिट नहीं हो पा रही थी कहीं ना कहीं पर। तब इन्होंने मुझे बोला कि तुम अगर जो तुम्हारा ओरिजिनल टेस्ट है, तुम अगर उसको वापस से लेकर के आओ और जो तुम पहनती हो, जो तुम्हारा चीज़ है, जो तुम्हें लोग अप्रिशिएट करते हैं, तुम उसी पे काम करो। और जैसे ये ब्रांड है पाकिस्तान का, तुम इस पे काम करो। अगर तुम इस तरह से काम करोगी तब हम लोग एक ब्रांड को लॉन्च करेंगे और मैं ब्रांड में तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, पर ये बल्क वाला 200-200 रुपये की कुर्ती मैं बेच नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने काम किया उस पर और वहाँ पे M9 आया, वहाँ पर तब ये हुआ, तब इन्होंने ही नाम रखा, क्योंकि वो कुछ पंडित जी ने कुछ अटका दिया था कि M ही होना चाहिए। मतलब इनको बोल दिया कि पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मंजरी नाम तो तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, जो कि मैं ये नाम नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी ऐसी थी हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और उसके हिसाब से कि वो उनको मंजरी नाम रखना ही था।
तो इस वजह से फिर मंजरी फैशन हब LLP हमने कंपनी फॉर्म की, नई कंपनी हमने बनाई जहाँ पे हम और ये पार्टनर्स बने। और मंजरी फैशन हब के अंडर में हमारे 3 ब्रांड्स हैं। एक्चुअली हमारे 3 ब्रांड्स हैं। M-Fem9 जो है वो हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, मैंजोर जो है वो हमारा एसेसरीज ब्रांड है, एंड मैंजॉयज जो हमारा है वो होम फर्निशिंग्स ब्रांड है। अच्छा। तो हम इस तरह से 3 ब्रांड साइमल्टेनियसली लेकर के चलते हैं। और लखनऊ के कपूरथला में इसका स्टोर खुला। हमारा लखनऊ में कपूरथला पे हमने एक स्टोर को हमारा इसलिए है कि हम एक आउटलेट इस तरह का देना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि हमारा मेन मकसद एक शोरूम को चलाना नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हम अपने ब्रांड्स को कितना ज़्यादा सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, जैसे हमारा अभी एक्सपोर्ट भी हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारी उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज। कुछ फ्रेंचाइजी भी देने शुरू किया हमारे एक्चुअली 6 प्रोग्राम्स हैं हमारे, जिसमें कि जो भी हमें देख रहे हैं वो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे 6 प्रोग्राम है। 2 प्रोग्राम से जो है वो केवल लेडीज़ के लिए प्रोग्राम है, जिसको कि हमने बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे रखा है। पहला हमारा एम्बेसडरशिप प्रोग्राम है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे है। तो प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए आप हमारा नंबर लेकर के, मतलब आप हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं जिससे कि हमको लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो एब्सोल्युटली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इंडिया के लिए है, अब्रॉड के लिए नहीं है। उसके बाद हमारा लो इन्वेस्टमेंट एम्बेसडरशिप है। उसके हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि उसमें यह है कि सपोज आपने ये बताया कि हम केवल 2 ही लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो हम आपको पूरा प्रोग्राम बना के देंगे कि ठीक है आप ज़्यादा मत पैसा इन्वेस्ट करिए, आप 2 लाख से भी काम कैसे शुरू कर सकती हैं, ये है। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि ये ब्रांड है तो इसका मतलब हमको 50 लाख रुपए लगाने हैं। तो हमने प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया है छोटे लोग भी जुड़ सके, हर तरह के लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम हमारा केवल लेडीज़ को टारगेट करके किया है, जहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट एम्बेसडरशिप प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा आता है वॉल के लिए कोलैबोरेशन, कि किसी का स्टोर है वो हमारे वॉल के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा कि लो फ्रेंचाइज, तो उसमें हमारा है कि हमारा वो 5 लाख से लेके 20 लाख तक का आपने अपने बजट हमने दिया, आपने अपना बजट दिया, हम आपको पूरा प्रोग्राम बना के बताएंगे। फिर हमारा मेन फ्रेंचाइज है जो हमारा 50 लाख से नवाब का है। इस तरह से हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं और जिसमें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी हमसे जो भी हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम्स बनाए हैं कि आप जो हमारे छोटे दुकानदार भी हमसे जुड़ सके और बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हमारे साथ जुड़ सके। हमारे 2 सेगमेंट है, एक हमारा लो सेगमेंट है जहाँ पे कि लोग ये सोचते हैं कि हमको कम रेंज में हम बजट सेगमेंट। दूसरा है कि जहाँ पर कि हमारा प्योर एंड प्योर हमारे बिजनेस के हिसाब से हमारा काम है। तो इस तरह से फिर M-Fem9, मैंजोर एंड मैंजॉयश हुआ। हम आर्टिसंस के साथ काम करते हैं, हमारे पास 80% लेडीज़ काम करती हैं जो कि हमारे साथ काम करती हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हमारे कई सारे सेंटर्स हैं लखनऊ में जहाँ पर कि हम काम करते हैं। हम मिम्फा फाउंडेशन और M-Fem9 मिल करके एक साथ काम करता है, जो हमारा एक फाउंडेशन है। वहाँ पे हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। लेडीज़ को पूरी सिलाई की ट्रेनिंग हम फ्री में करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ काम करिए, नहीं मैंने तो मत करिए। कहीं पे ऐसा कहीं पे कंपल्शन नहीं है कि हम आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप हमारे साथ करना ही है। मतलब ये देखिए कि जो एक गैराज से यात्रा शुरू हुई थी वो एक स्टोर तक पहुंची। तो साथियों ये थी मंजरी जी की कहानी, छोटी सी कहानी। हम लोग फिर मिलेंगे और आपको दिखाएंगे M-Fem9 का स्टोर और फिर बात करेंगे कि वहाँ क्या है और किस तरीके से वो आपके लिए सुटेबल है। तो बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों आपका भी। मंजरी जी का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप संपर्क करना चाहें तो ज़रूर करें। शुक्रिया।